नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 6 और जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर और जिसके लेखक श्री यतीश अग्रवाल जी हैं। बच्चों, ये पाठ गद्य विधा पर आधारित है, एक निबंध है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है? रक्त के बारे में है। रक्त क्या होता है? रक्त यानी खून। तो इस पाठ में हमें खून के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। हमारा खून किस रंग का होता है? आप सभी जानते हैं, लाल रंग का होता है। पर लाल रंग का होता है तो क्यों होता है? खून की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और हमारे शरीर में खून का क्या काम है, यानी क्या काम करता है खून, जैसे बहुत सारी बातें। इसके अलावा ब्लड बैंक के बारे में भी आपको बताया गया है और इस पाठ में ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान के बारे में भी हमें बताया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है? ब्लड के बारे में। तो आइए बच्चों, मैं पाठ को शुरू करती हूँ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में लगता नहीं है, भूख भी पहले से कम हो गई है। यहाँ पर बच्चों दिव्या के बारे में बताया जा रहा है। ये दो बच्चों की कहानी है, जो है कि एक अनिल और एक दिव्या। अनिल जो है वो दिव्या का बड़ा भाई है। तो क्या है कि दिव्या कुछ दिनों से बीमार है और उसे क्या है कि उसे भूख भी नहीं लगती, बहुत कमजोरी महसूस करती है वो। तो फिर उसका भाई जो है वो उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, और फिर अस्पताल में उसने डॉक्टर ने उसको देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और फिर क्या है कि डॉक्टर के द्वारा पता चला कि उसके शरीर में खून की कमी है। तो उसके लिए क्या बोला, जांच कराकर देखते हैं, यानी उसका टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के ही एक कमरे में भेज दिया। और फिर जांच करवाने के लिए उन्होंने दिव्या को एक बराबर में एक कमरा बना हुआ था, वहां पर उसे टेस्ट के लिए भेज दिया, ब्लड टेस्ट के लिए। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। और फिर वहां पर अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? और फिर डॉक्टर दीदी ने अनिल को जैसे ही देखा और वो बोली कि अनिल बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त के लिए कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। यानी बच्चों आप जानते हैं कि जब हमें ब्लड सैंपल देना होता है तो वो एक छोटी सी शीशी में हमारे सैंपल को रखते हैं, आपने वो देखा होगा जरूर। और स्लाइड पर लगा दी। और स्लाइड कहते हैं बच्चों एक कांच की एक पतली सी पट्टी होती है, जिसमें हम डॉक्टर जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा खून की जांच करते हैं कि और पता लगाते हैं कि बीमारी कौन सी है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट लेकर जाना। और यानी अनिल से कहा उन्होंने कि तुम अब कल आना रिपोर्ट लेने के लिए। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। और फिर जैसे ही वो दूसरे दिन गया और दूसरे दिन जाकर के अनिल ने दरवाजे पर खटखट की आवाज, यानी दस्तक, यानी बच्चों दरवाजे पर खटखट की आवाज उसे कहते हैं दस्तक। भीतर से आवाज आई, यानी अंदर से आवाज आई, आ जाओ अनिल। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और फिर अनिल जो है वो कमरे में प्रवेश करता है। आगे जैसे ही अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी बच्चों माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और दीदी के इशारा किया दीदी ने, तो वो एक पास की कुर्सी पर बैठ गया जाकर के। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया होता है बच्चों खून की कमी। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी सवाल पूछूं? यानी एक जिज्ञासा यानी जानने की भाव से उसने पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यानी उसने पूछा कि दीदी एनीमिया से आपका क्या मतलब है, यानी एनीमिया होता क्या है?
यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। और फिर दीदी ने कहा कि यदि तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे के समान, कम नहीं, यानी भानुमति के पिटारे के समान है। भानुमति का पिटारा यानी बच्चों ये मुहावरा है। इसका अर्थ है यानी साधारण सा दिखने वाला, है ना, और अंदर बहुत सारी खूबियां लिए हो, चीजें लिए हो, उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा। और फिर आगे बोलती हैं वो, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके दो भाग होते हैं? लाल द्रव्य के, रक्त लाल द्रव्य के क्या है कि जो है इसके दो भाग होते हैं। किसके होते हैं? खून के। फिर एक भाग तो जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका पहला भाग है वो क्या है? तरल है, और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वो है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा वो है बच्चों जिसमें छोटे बड़े से लेकर के कई सारे कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं और कुछ सफेद होते हैं, और कुछ जिनका कोई रंग ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं है और जिन्हें हम बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण है ना, ये प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड यानी बच्चों जो मैंने आपको पहले बताया, एक कांच की पतली सी पट्टी, उस पर कुछ बूंदें डाली खून की, और उसको दिखा सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा दिया और उसे फोकस किया, और यानी उस पर ध्यान केंद्रित किया, यानी जो माइक्रोस्कोप है उसको सही दिशा में उसे सही दिशा दी। देखो अनिल, और फिर अनिल को दिखाती हुई बोली, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा अनिल को डॉक्टर दीदी ने उस खून का परीक्षण करते हुए दिखाया। आगे, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा, यानी स्लाइड को देखकर अनिल जो है आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यानी उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक बूंद में इतने सारे रक्त कण होंगे। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। और फिर वो दीदी से बोला कि इन कणों को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही हो। बालूशाही यानी बच्चों एक मिठाई का नाम है बालूशाही, आपने जरूर खाई होगी। तो वो जो रक्त कण है वो उसमें के अंदर कैसे कैसे दिख रही है? बालूशाही की तरह दिख रहे हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल का मतलब है बच्चों यानी बीच में दबे हुए, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। वो बताती हैं कि रक्त की एक बूंद में इनकी जो संख्या है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख तक कण मिलेंगे। फिर दीदी उससे जानकारी देते हुए कहती हैं कि यानी 40 से 55 लाख कण मिलेंगे कितने में? 1 मिलीलीटर रक्त में। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। तो किसके कारण नजर आता है हमें लाल, जो खून है, रंग जो है वो किसके कारण नजर आता है? इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। यानी ये वो समय अवधि बताती हैं कि इनका जो जीवन काल होता है, यानी तो ये कब तक का होता है? 4 महीने का। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। और फिर अनिल के मन में जो जिज्ञासा आई एकदम तुरंत उसने प्रश्न पूछा, फिर तो दीदी ये खत्म हो जाते होंगे? यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, और दीदी ने फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। यानी अनिल, ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में रक्त कण नए नए बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी जो नष्ट हो गए उसकी जगह और नए कण बन गए। हड्डियों के बीच के भाग में यानी भाग मज्जा में ऐसे, यानी बीच के जो हड्डियों के बीच का भाग जो होता है बच्चों क्या कहलाता है? उसे मज्जा कहते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, किसमें होते हैं? मज्जा में।
जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, यानी जो रक्त कण बनाते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी अब अगर हमारे शरीर में खून बनेगा तो वो खून किससे बनेगा? कच्चे माल से। कच्चा माल जैसे कि यह पौष्टिक आहार लेते हो? फिर दीदी ने पूछा, ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, यानी ये सारे तत्व इन सब चीजों में मौजूद होते हैं अनिल। फिर आगे डॉक्टर दीदी कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन ही नहीं पाते, यानी जो लाल रक्त कण है वो बन ही नहीं पाते, और उनकी ही कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लाल कणों की इसी कमी से एनीमिया होता है। तो संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया, और अनिल ने पूछा, तो क्या हम संतुलित आहार लें सही मात्रा में तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं दीदी? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं, यानी यूं तो एनीमिया के बहुत से कई कारणों से होता है एनीमिया, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। यानी पौष्टिक यानी जिनमें विटामिन होती हैं उनको हम खाते ही नहीं है, और उसकी शरीर में हमारे में कमी हो जाती है, तो फिर वो खून कहाँ से बनेगा? इसके अलावा हम रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। फिर डॉक्टर दीदी कहती हैं, इसके अलावा दूसरा एक और कारण है कि हमारे पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल, और फिर बताती हैं दीदी, डॉक्टर दीदी बताती हैं कि फिर ये कीड़े होते क्यों हैं? तो दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा, यानी जो गंदा पानी पी लिया हमने, और खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीजें, और कौन सी? यानी जो बाहर की हैं, खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। और फिर डॉक्टर दीदी कहती हैं कि इसके लिए हमें इससे बचने के लिए क्या करना होगा? हमें साफ पानी पीना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, और क्या है, और खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना होगा कौन से? जो धुले हुए, बिल्कुल साफ सुथरे हों। फिर आगे, भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोना होगा और साफ पानी पीना होगा। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं, और भी और बताते हैं कि एक और तरह के कीड़े होते हैं। वो कौन से होते हैं? जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यानी कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अपने अंडों को कहीं भी जमीन के ऊपर कहीं भी वो फेंक देते हैं। इन अंडों के उत्पन्न हुए लार्वा, यानी इन अंडों से जो लार्वा निकलता है, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और फिर डॉक्टर दीदी कहती हैं कि इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा जो निकलता है, वो त्वचा के रास्ते यानी हमारे स्किन के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय, यानी इससे बचने का केवल सही तरीका यही है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। यानी इनसे हम कैसे बच सकते हैं? दीदी ने हमें यहाँ ये भी बताया है। दीदी, यह तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट। दीदी, आपने तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो कि बहुत जरूरी जानकारी है। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब गया, और फिर क्या है कि वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सोच में डूब गया, और फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? और फिर यहाँ तक तो बताया दीदी ने लाल कणों के बारे में, लाल रक्त कणों के बारे में। अब अनिल की जिज्ञासा है कि दीदी आपने दूसरे और दो बताए थे, कौन कौन से? एक तो था हमारे सफेद कण, और तीसरे क्या थे? बिम्बाणु, यानी जिन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। तो उनका हमारे शरीर में क्या काम है? आगे दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि
यानी वे हम बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं ये, और ये वीर सिपाही हमारे शरीर में रोगों को प्रवेश नहीं करने देते। और विम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। विम्बाणु यानी जिसका कोई कलर नहीं है और जिनका क्या काम है कि जब खून निकलता है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब आपकी चोट लगती है तो तो वो खून अपने आप कुछ देर बाद वो निकलना बंद हो जाता है ना। तो उसमें कौन करता है, कौन सहायक है? विम्बाणु। रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। और यानी बच्चों को जब चोट लगती है उसके बाद क्या है, एक पतली सी झिल्ली बनती है ना उस घाव पे, है ना। तो वो उसको रोकती है ना, और वैसे वैसे ही उसकी जो लेयर है वो उस पर बढ़ती चली जाती है ना, और पहले जैसी अवस्था में वो हो जाता है। तो फिर उसी तरह से बताया गया है कि रक्त वाहिका जो है की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, और बिम्बाणु जो है वो इस जाले से चिपक जाते हैं, और इस तरह दीवार में आई दरार यानी स्किन पर लगी हुई चोट हमारे, है ना, तो क्या है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी अनिल को जवाब देते हुए कहा कि हाँ, उस समय हमें देर नहीं लगानी चाहिए, उस समय हमें तुरंत मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। और यह है कि इस स्थिति से निपटने के लिए यानी हमें कुछ वहां उस घाव में टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं यदि घाव गहरा है तो। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। और फिर डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यदि घाव गहरा है और हमें डॉक्टर के पास जाना है तो उस समय हमें उस घाव पर एक कस करके कपड़ा, साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें खून को रोकना वहां बहुत जरूरी है। तो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, और ये यानी उस रोगी के लिए काफी लाभप्रद होगा, ये लाभकारी होगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। और फिर दीदी कहती हैं कि यदि मरीज के घाव से बहुत सारा रक्त चला जाए तो क्या होता है, फिर उसे खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। दीदी ने समझाते हुए अनिल को कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? यानी हम किसी भी व्यक्ति का खून किसी को चढ़ा सकते हैं दीदी? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। यानी हर एक व्यक्ति का यानी ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं ना बच्चों। तो उसी भाव से यानी अनिल, हर व्यक्ति का जो रक्त है वो अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी ब्लड सैंपल लेकर के यदि व्यक्ति का सैंपल से मैच खाता है तो वो उसी व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि यानी किसी भी व्यक्ति के रक्त चढ़ना है और वो उस समय वो रक्त मिले ही नहीं, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा फिर आगे दीदी अनिल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं, ऐसी आपात स्थिति यानी बच्चों अचानक आई हुई परेशानी या स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक यानी जहां पर खून एकत्र किया जाता है, रखा जाता है, बनाए गए हैं। यानी कब? जब कोई व्यक्ति न मिले तो उस समय हमें ब्लड बैंक का सहारा लेना पड़ता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, और जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं ना उनमें सब में ये ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है। यानी जहां पर सभी जो 4 वर्गों में जो रक्त को बांटा गया है, वहां पर सभी प्रकार का, सभी समूहों का रक्त तैयार रखा होता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे,
फिर आगे दीदी बताती हैं कि इन ब्लड बैंकों में भी रक्त जो है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि यानी वहां पर खून, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है वहां से जा चलता चलता रहता है, तो यानी वहां पर खून और इकट्ठा रहे, यानी उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। यानी बच्चों, 18 वर्ष से कम के बच्चे नहीं कर सकते। 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, और वो भी जो स्वस्थ हों, जिन्हें कोई रोग न हो। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। यानी एक बार में सिर्फ जो कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, रक्तदान करता है, तो उससे 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। फिर डॉक्टर दीदी कहती हैं कि लोग ये समझते हैं कि जो हम खून देते हैं, तो रक्तदान देते हैं तो हमें कमजोरी हो जाएगी, और वो इस डर की वजह से वो रक्तदान नहीं करते। तो ये बिल्कुल गलत है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी जिसका कोई आधार न हो उसे कहेंगे निराधार। तो ये गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। यानी हमारा जो शरीर है, यानी स्वस्थ शरीर, वो खून जल्दी से रिकवर कर लेगा। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना खून होता है? एक स्वस्थ शरीर में कितना? 5 लीटर खून होता है बच्चों। इसमें इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यानी यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि हमें हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, और उस रक्तदान से किसकी जान बच जाए, इससे बड़ी बात, यानी जिस किसी की भी जान बचती है तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर नियमित रूप से मैं भी रक्तदान करूंगा। फिर अनिल कहता है, दीदी की बात को सुन करके, उनकी बातों से प्रभावित होकर के वो कहता है कि दीदी फिर तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी रक्तदान करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, यानी अनिल को शाबाशी देते हुए डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना यानी मुहावरा है बच्चों, शाबाशी देना। तो यहाँ पर अनिल की बातों को सुनकर के डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबको तो बच्चों ये पाठ जो हमें वो क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था जब आपकी हो जाएगी तो आप जरूर रक्तदान कीजिएगा, और हमें साफ सुथरा और पौष्टिक आहार से भरपूर भोजन करना चाहिए। तो मेरी बात आप याद रखेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।